असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो नहीं कहा ओ भड़वे, ओ दल्ले, ओ कटवे, ओ उग्रवादी, ओ उग्रवादी, ओ उग्रवादी। बाहर देख, भारत के 40 करोड़ मुसलमानों को गालियां दिलवाकर, गालियां सुनवाकर, उनके दीन को, उनके धर्म को, उनके कुरान को, उनके मजहब को, उनकी पहचान को, उनकी नागरिकता तक को आप गाली दिलवाकर ओ उग्रवादी। आपको हम उग्रवादी लगते हैं? आप वहीं पे लड़ जाते, वहीं पर मर जाते, वहीं बैठ जाते। मैंने पहले भी कहा था, अपना चप्पल निकाल के और रॉकेट बना के उसके सर पे लैंड करा देते। नफरती मुल्ली पाकिस्तान जा, ओ मुल्ली पाकिस्तान जा। जो भी यहाँ पर सभ्य नागरिक है, बुद्धिजीवी है, 250 ग्राम बुद्धि रखता है, उसको पाकिस्तान के विषय देते हैं। ओवैसी को भी इसने 2.5 फुट के छोटे नफरती रिचार्ड ने पद्दू सिंह पदौड़ी ने टारगेट करा था। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बैठ जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है, बैठ जाओ, तुम्हारी नॉलेज नहीं है, बैठ जाओ, बैठो। तुम्हें नहीं पता क्या रात को नींद नहीं आई, मेरा बीपी आई, मेरा बीपी। खाकर संसद से गालियां हैं और लोग सेल्फी ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे, या तो ये उम्रे की खजूरे लेते। आप उसको जर्नलिस्ट कह रहे हैं, तो वो तो कह रहा है, उसको पता है। एक कुत्ता पार्लियामेंट में भौ भौ कर रहा था, वो दूसरा कुत्ता कह रहा हाँ मैं भी वफादार हूँ, मैं बाहर भौ 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 कर। 2 कौड़ी के आदमी की, पद्दू सिंह पदौड़ी की, वो मुझे कुछ, उसके सर पे जो आधे बाल है, आधा गंजा है ना, वो उसके सर पे इतने चप्पल मारती, इतने चप्पल मारती कि उसकी आने वाली 7 नस्लें गंजी पैदा हो। वैसे साहब का कद जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी उनकी शेरवानी है। वो वैसे साहब की शेरवानी में वो 2.5 फुट का बौना नफरती चिंटू अपने आप को आइस पाइस धप्पा खेलता हुआ महसूस करता। एक मुस्लिम सांसद को जिस तरह हमारे संविधान के मंदिर में गालियां दी जाती हैं, और गालियां भी कोई एक ऐसी गाली थी, चलो भाई कुत्ता कह दिया, चलो भाई कमीना कह दिया, चलो भाई जलील कह दिया, इस तरह के। वहां तो गालियां पूरी कम्युनिटी को, पूरे एक समाज को, इस्लाम को दी जाती थी। ओ भड़वे, ओ मुल्ले, ओ दल्ले, ओ कटवे, ओ उग्रवादी, ओ उग्रवादी, बाहर देख लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हमें तो खैर पहले पता था कि जो नफरतें हैं वो बहुत जल्दी संसद तक जाने वाली हैं, और मोदी जी ने जो अपना ये ख्वाबों का महल, जो हमारी भारत की जनता का 25,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स वसूला और जो वहाँ पे जाकर खपाया, तो हमें तो पहले मालूम था कि ये नफरत का महल बनाया गया, और यहाँ पर अपने तरीके से किसी भी कम्युनिटी को गाली दिलवाई जाएगी। क्योंकि 24 नजदीक है, 24 से पहले 5 स्टेटों में इलेक्शन नजदीक है, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी या दंगा पार्टी धराशायी हो रही है, तो इसके लिए इन्होंने एक मुसलमानों में सबसे बुज़दिल एक सांसद चुना। भाई मुसलमानों बहुत सारे सांसद हैं, इन्होंने पूरी स्टडी करी, इनको लगा कि ऐसा कौन सांसद है जो सबसे ज्यादा डरपोक है, बुज़दिल आप कह रही हैं, सबसे ज्यादा बुज़दिल। और कमाल की बात है, ये सांसद जो हमारे सांसद साहब है, जिनका नाम है कुंवर दानिश अली। आप अपने नाम के आगे से कुंवर हटाओ, दानिश भी हटा लो, क्योंकि दानिश का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट। आप कुंवर लगा रहे हो, कुंवर माने होता है बादशाह, प्रिंस, प्रिंस जो फैसले करता है, प्रिंस जो बादशाहत करता है, प्रिंस जो एक तरह से हुकूमत करता है, आने वाले वक्त का एक तरह का रहबर होता है, गद्दी नशीन होता है, हम उसको कुंवर कहते हैं। आप कुंवर दानिश होकर वहां पर लगातार गालियां खा रहे थे। मैंने माना वहां पर बहुत सारे मुस्लिम सांसद थे जो चाहते तो बोल सकते थे, लेकिन अपनी लड़ाई तो आप लड़नी होती। जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते मेरे भाई, तो हो सकता था कि वो सांसद जो चुप थे वो आपके फेवर में आगे आते, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। और कमाल की बात यह कि जिस जनता ने आपको सांसद बनाकर भेजा, अमरोहा से हैं। अमरोहा के बारे में मशहूर है कि अमरोहा में अगर आप जाएं, भारत के सबसे ज्यादा मर्दाना ताकत पाने के जो वहां पर दवाखाने सबसे ज्यादा हैं, यानी जो नामर्द हैं वो मर्द बन सकते हैं। वहां पर जाएं, वहां पर हकीमों के हाशमी दवाखाना, ये दवाखाना, हकीम दवाखाना, मजीद दवाखाना, ये दवाखाना, तो वहां पर इतने सारे मर्दाना ताकत के दवाखाने थे। उसके बावजूद भी दानिश साहब आप मर्द नहीं बन पाए। मैं तो मर्द नहीं कहूंगी, क्योंकि आप क्रिटिसाइज दानिश को कह रहे हैं, आप तनकीद उनका कर रहे हैं। जिन्होंने कहा वो तो कह रहे हैं हम हाथों की रात भर नहीं सो पाए। नहीं, एक बात बताइए, दानिश साहब को गाली दी गई, दानिश साहब को कोई कुत्ता कहता, कमीना कहता, वो इंडिविजुअली दानिश साहब को गाली जाती। कोई बात नहीं, जनता कहती भाई चलो डरपोक है, गाली खाकर आ गया। यहाँ आप अपने भारत के 40 करोड़ मुसलमानों को गालियां दिलवाकर, गालियां सुनवाकर, उनके दीन को, उनके धर्म को, उनके कुरान को, उनके मजहब को, उनकी पहचान को, उनकी नागरिकता तक को आप गाली दिलवा कर ओ उग्रवादी। आपको हम उग्रवादी लगते हैं? आप वहीं पे लड़ जाते, वहीं पर मर जाते, वहीं बैठ जाते। मैंने पहले भी कहा था, अपना चप्पल निकाल के और रॉकेट बना के उसके सर पे लैंड करा देते। बनाते तो कुछ बोलते तो सही, आप चुप रहे। आप पार्लियामेंट के बाहर भी जाकर नहीं बैठे। और मेरा ओखला जो बहुत करीब है, दिल्ली में है, सांसद से जहाँ पर ये पार्लियामेंट हाउस है वहां से करीब है, और ओखला में मोस्टली लोग जो है मेरे ख्याल से जिनकी तादाद 750 से 800 के करीब है। किसी से भी आप पूछो, हाँ कुंवर दानिश तो हमारा भाई है, कोई कहे हमारा जवाई है, कोई कहे हमारा
हमारा साला है, कोई कहे हमारा भाई है। इतने सारे आपके दहेज में मिले हुए यहाँ पर रिश्तेदार थे। पहले तो अपने ही काम आता है ना, बाद में गैर काम आते हैं। अगर ये आपके अपने लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, ये वाला एक ऐसी क्लिप है जो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल पहली बार इतनी जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। तो आपके दहेज में मिले हुए 750-800 लोग क्यों नहीं गए? आप, मैंने कहा संसद का घेराव करते, आप वहीं बैठ जाते, आप कहते ओ नफरती चिंटू तूने गाली मारी, चल गोली मार। आप गोली खाने को तैयार होते, आप अपने आप को फना कर लेते, भगत सिंह बन जाते आप। क्योंकि बात कौम की थी, बात देश की थी, बात नागरिकता की सवाल थी। ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि दानिश अली को कहा तो इस्लाम कौम की बात कैसे आगे लोग वो भी कह रहे हैं इस बात कैसी को। बातें करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कहाँ से नहीं, लाते हो कह इतना रहे हैं ज्ञान इस बात को, तुम? गलत कह कौन रहे हैं। लोग कह रहे हैं? दानिश अली कौन को लोग direct कह रहे आ हैं? गया। कौन लोग कह रहे हैं? तुम जैसे सोच वाले होंगे। तुम्हें नहीं लगता कि उग्रवादी किसको बोलते हैं? भारत में किसको कहते हैं? नागरिकता के बाद पे शाहरुख खान हो, चाहे मुसलमान, इवन मैं भी, मुझे ओ मुल्ली पाकिस्तान जा, ओ मुल्ली पाकिस्तान जा, जो भी यहाँ पर सभ्य नागरिक है, बुद्धिजीवी है, 250 ग्राम बुद्धि रखता है, उसको पाकिस्तान के वीजे देते हैं ये। तो आप ही देखिए, आप चुने हुए सांसद है, सांसद का क्या काम होता है? क्या सिर्फ मतलब पैसे कमाना है ना, वीआईपी ट्रीटमेंट लेना, लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाना? आप चुने हुए सांसद थे, सांसद का जो काम होता है वो ये होता है, आप पार्लियामेंट में जाके हमारे उस समाज के, जिस समाज ने आपको चुना है, उसके भी मुद्दे उठाएं, देश के मुद्दे उठाएं, अपनी लोकेशन के मुद्दे उठाएं, और आप वहां गाली खाकर आए, रो रहे हैं फिर। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि लोग शहाबुद्दीन को भी याद कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को भी याद कर रहे हैं कि अकेला एक सांसद पूरे सदन में अपनी बात रखता है, फिर भी वो रोते नहीं है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी, शहाबुद्दीन ये शेर कहलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भी इसने 2.5 फुट के छोटे नफरती रिचार्ड ने, पद्दू सिंह पदौड़ी ने टारगेट करा था। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था बैठ जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है, बैठ जाओ, तुम्हारी नॉलेज नहीं है, बैठ जाओ, बैठो, तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। वो बैठ गया था। तो मैंने कहा ना, इन्होंने ढूंढा, इन्होंने सबसे मुसलमानों का बुज़दिल सांसद ढूंढा, उसको चिन्हित करा, उनको लगा कि यही आदमी है जो गाली खा सकता है और कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद चलिए आप गाली खा कर आए, आपने कुछ नहीं करा, आपने डबल मिस्टेक करी। एक तो ब्लंडर मिस्टेक, आप कौम को गाली खिलवा कर आए, अंदर गाली खा कर आए, उसके बाद बाहर आके आप हाय हाय रो रहे, मुझे रात को नींद नहीं आई, मेरा बीपी हाई, मेरा बीपी लो। मतलब आपने रो के क्या साबित करा? जब हमारा रहनुमा, हमारा लीडर, हमने जिसको संसद में पहुंचाया, फोटोग्राफी के लिए नहीं पहुंचाया, हमने सेल्फी बाजी के लिए, कमाई के लिए नहीं पहुंचाया, हमने अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए आपको संसद में पहुंचाया। अमरोहा की जनता ने आपको चुना, आप चुने हुए सांसद थे, और आपने अमरोहा की जनता का नाम खराब करा, आपने भारत के मुसलमान का नाम खराब करा। आपने क्या अमरोहा की जनता को नहीं पहुंचेगा। अमरोहा की जनता तो खुद परेशान है कि हाय अल्लाह, हमने ऐसे आदमी को चुना, हमें लगा शायद ये मर्द होगा, हमें क्या मालूम है कि बुज़दिल होगा, रोने लगेगा। आपने देखा है कि कोई लीडर रोता है? लीडर नहीं रोता, लीडर आश्वासन देता, लीडर आखिरी वक्त तक लड़ता है। अरे हमारे अमानतुल्लाह साहब को देखो, ओखला के एमएलए आम आदमी पार्टी से किस तरह जाके सांसद को थपड़ा कर आए थे उसी के इलाके में। इसको कहते हैं दबंगई। शहाबुद्दीन को देखो, तो गलत है ना, थप्पड़ मार देना। मतलब वो आपको गालियां दे रहा है, वो आपकी कौम को टारगेट कर रहा है, वो आपके धर्म को टारगेट कर रहा है, वो आपको गालियां दे रहा है, आप कह रहे हैं थप्पड़ मारना गलत है। मैं कहता थप्पड़ से ज्यादा भी सजा होती है तो वो भी जायज है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब सदन में थे, उनको लोगों ने अपमानित किया, पप्पू का बहुत सारी बात कहे, लेकिन वो नहीं रोए, डट कर सामना कर रहे हैं। लोग उनको भी मिसाल कर रहे हैं। देखो राहुल गांधी वाकई एक लीजेंड और ग्रेट आदमी है, और राहुल गांधी को इंडिविजुअली पप्पू बोला गया, राहुल गांधी के धर्म को नहीं बोला गया, राहुल गांधी को एक परिवार, गांधी परिवार को, राहुल गांधी को टारगेट करा गया। राहुल गांधी की आड़ में कश्मीरी पंडितों को टारगेट नहीं करा गया था। तो इसलिए राहुल गांधी तब भी नहीं रोए, राहुल गांधी ने डटकर मुकाबला करा, वक्त आने पर जवाब दिया भारत जोड़ो यात्रा से। लेकिन जिस तरह ये रोए, और कमाल की बात मैं तो उन लोगों से कहती हूँ जो लोग उसके पास जाके सेल्फियां खिंचवा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भारत रत्न जीत कर आए हों, खाकर संसद से गालियां हैं और लोग सेल्फियां ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे। या तो ये उम्रे की खजूरें लेकर आए हैं जो खाने जा रहे थे लोग, या वाकई इनको भारत रत्न मिला था जो लोग सेल्फियां खिंचवा रहे थे। लेकिन अरे बेगैरत हो तुम लोग, कोई भी मौका छोड़ते नहीं हो कि क्या मतलब? तुम्हें समझाना चाहिए था, तुम्हें स्टंट लेना चाहिए था, तुम्हें हाथ के हाथ अपना जो एमपी थे, 4-5 महीने का मामला है, 4-5 महीने बाद, अभी अगले महीने तो आचार संहिता लग जानी है, 4-5 महीने के तुम हो, जनवरी से लेके मार्च तक इलेक्शन हो जाने। अगर तुम वाकई रिजाइन कर देते एमपी शिप से, चलो तुम नहीं बोल पाए,
गाली खिलवा कर आ गए, बाद में तो तुम्हारा दिमाग काम करा होगा। तुम कहते थे मैं ऐसी एमपीशिप पे लात मारता हूं जो मुझे और मेरी कौम को गालियां दे, लेकिन कौम आपको सर पे लेकर घूमती, कौम आपको इज्जत देती, कौम सर पर ढोकर फिरती कि हाँ वाकई ये है जीनियस कि चलो पार्लियामेंट में नहीं बोल पाया लेकिन इसने एमपीशिप को लात मार दी। बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो कहाँ उनके साथ लोग खड़े हो जाते हैं? नहीं देखिए, वो साथ खड़ा ना होना, आप मतलब किसी को बंदूक की नोक पर तो नहीं साथ खड़े कर सकते। अब असदुद्दीन ओवैसी की अपनी पार्टी है, उसके साथ लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं वो उनका इंडिविजुअल मामला है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में मुसलमानों को, धर्म को, इस्लाम को, टोपी को, दाढ़ी को और मुसलमान की एक नागरिकता को गाली तो नहीं दिलवा कर आते। असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो नहीं कहा ओ भड़वे, ओ दल्ले, ओ कटवे, ओ उग्रवादी, ओ उग्रवादी, ओ उग्रवादी, बाहर देख लूंगा। अरे इनको तो बाहर खड़े हो जाना चाहिए था, गिरेबान पकड़ के कहते हाँ भाई पद्दू सिंह पदौड़ी बाहर आ गया, चल बता क्या देखेगा, चुपचाप चल निकल बता लिए। देख क्यों निकले चुपचाप, दोनों चुपचाप निकल लिए। और आप ही देखिए कि ट्विटर पे वो आदमी ट्रेंड हुआ, एक नफरती चिंटू जो है, जो आरएसएस की एक स्कीम कामयाब हो गई, ओरिजिनल हिंदू, हमारा हिंदू, तुम्हारा हिंदू, भारतीय हिंदू, ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है। ट्रेंड कराया गया, ट्रेंड करा भाई, ट्रेंड कराया, क्या कराया? उन्होंने तो गाली दी तो ट्रेंड हुआ भाई, ट्रेंड क्या कराया गया दिल्ली में उनको अभी? हाँ तो पद मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिल गया, कबड्डी का कुछ बनाया गया है भाई, उसको सब कुछ बना देंगे क्योंकि उसने दिलेरी का काम करा। भाई इनकी नजर में तो दिलेरी है, आप गाली खाकर आ रहे हैं भैया, आप मुसलमान हैं, मुसलमान 313 वाले हैं, 313 पर भी लाखों को शिकस्त दी है। तुम्हारे पास जबान की ताकत थी, तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत थी, और जिस मंदिर में तुम खड़े थे वहां का सबको पता कि पार्लियामेंट में अगर आप गाली दे रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, कुर्सियां उठाकर फेंक रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई, कोई भी एफआईआर, कोई भी केस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मायावती जिन पार्टी से हैं, वो बीएसपी से, मायावती भी बस थोड़ी बात बोल के चुप हो गए। मायावती ने ठेका ले रखा है क्या गाली तुम खा के मायावती समाई देगी? उनकी पार्टी से ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई? अंधे थे, लंगड़े थे, लूले थे, काणे थे, भैंगे थे, बहरे थे, मतलब गाली तुम खा कर मायावती वजाहत करेंगी? मतलब एक सभ्य नागरिक को बनाया था ना, बुद्धि होगी जब भी तो तुम एमपी बने थे। 2 साल के छोटे बच्चे थोड़ी थे जो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा अच्छा क्या है बुरा क्या है। मतलब अव्वल 2 साल का बच्चा भी है, 2 साल के बच्चे को जरा गाली देके दिखाओ तुम। 2 साल का बच्चा भी गाली नहीं सुनता, वो भी रिएक्ट करता है, हाउ डेयर यू कि तुमने मुझे गाली कैसे दी। वो भी सवाल करता है कि मैंने करा क्या जो तुमने मुझे गाली दी, पहले सॉरी बोलो। लेकिन वो तो कुछ बोले ही नहीं। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे थे इसलिए जवाब मिला। नहीं तो हाँ, मतलब प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे थे, कौन सा अपमान कर रहे थे, कहां अपमान कर रहे थे? इन्हें पार्लियामेंट में बोलना चाहिए था, इन्हें बाद में बोलना चाहिए था। वो तब इल्जाम लगाएंगे क्योंकि वो हीरो बन चुके, वो गाली देके 40 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करके हीरो बन चुके। और आप देखिए कि जाफराबाद एक मुस्लिम जत्थे वाला इलाका है जो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा मतलब वफादार है, भारत के लिए करते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद जाफराबाद में 3-4 केस ऐसे आ गए कि वो भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। जब वो कह रहे कि जब हमारा अस्तित्व खतरे में, हमारा धर्म खतरे में, हमारा एमपी डर रहा है, हमारा एमपी रो रहा है, तो ये क्या हमें खाक बचाएंगे जिस एमपी को हम संसद में भेज रहे हैं? किस किस तरह भेज रहे हैं कि जब हमारी आवाज उठाना, वही संसद में गाली खा रहा है, इस्लाम को गाली खा के बाहर आके रो रहा है, मैं डर गया, मैं रात भर सो नहीं पाया। तो आप सिचुएशन को समझते हैं कि सिचुएशन है क्या? दानिश साहब, आप हमारे भाई हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आप 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्मसार कर देते हैं। आप एमपी ना रहते लेकिन आप हीरो बन जाते, कम से कम खुदारा गलत को गलत तो बोलते। लेकिन आपने सोचा अरे गाली खाई तो मुसलमानों ने खाई, कटवा बोला तो मुल्लों को बोला, भड़वा बोला तो मुल्लों को बोला, उग्रवादी बोला तो मुल्लों को बोला, मुझे क्या बोला? मैं एमपी रहना चाहिए। तो आपने अपनी सीट को बचाया है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भावुक हो गए, हो सकता है कि भावुक की वजह से उनको टिकट मिल जाए और वो अमरोहा से जीत जाए। ना टिकट तो मिले ना मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों के दिलों में, आम मुसलमानों के दिलों में, आम मुसलमानों के दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे। और आम मुसलमान इस बार डरेगा। मुस्लिम सांसद को संसद में भेजता है, उसको पता है कि एक बंदा गाली खा चुका है, अब तो हर बार यही होगा, हर बार हमें गालियां पड़ेंगी, नए नए लफ्जों के साथ गालियां पड़ेंगी। तो ये तो चीर हरण हो गया। बाकी जो लोग हैं, क्योंकि असदुद्दीन एक भाषण में कह रहे हैं कि किसी दिन पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग हो सकता है, वो मतलब डर जता रहे हैं। नहीं तो हो सकता है, तब भी कुछ नहीं होगा। आप ये देखिए जमीनों पे मॉब लिंचिंग हो रही है, रास्तों में मॉब लिंचिंग हो रही है, घरों में मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिदों को शहीद करा जा रहा है। अभी रमजान में बिहार के नालंदा में 5000 कुरान करीम को बेहुरमत करके जला दिया जाता है। मुस्लिम कौम सोई रही रामनवमी पे, मुस्लिम कौम भी सोई रही, रहनुमा भी सोए रहे। हम जैसे बेवकूफ लोग, जिनको आप लोग बेवकूफ कहते हैं, हाय अमन रिजवी तुम क्यों बोलती है, तुम क्यों नहीं बैठ जाते, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे बच्चों को ये लोग मार देंगे। उल्टा हमें ही बेवकूफ बना के कह रहे
कि तुम भी डर कर बैठ जाओ। वहां मुसलमान कुछ नहीं बोला। हाँ, कहाँ बोले? एक कुरान शरीफ जो वहां जला दिया था, आपको पता होगा, जो कुरान स्वीडन में जलाया था, उसके लिए मुसलमान बावले घरों से निकल रहा था। अबे कमबख्तो, 5000 कुरान शरीफ जलाए थे, वहां तो तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, इस्लाम नहीं निकला, मुसलमान नहीं निकला, स्वीडन के खिलाफ तुम खड़े हो रहे थे। तो भाई ये चीजें ये लोग वॉच आउट कर रहे हैं, ये आरएसएस वाले देख रहे हैं कि मुसलमान कितना संगठित है। सवाल आ लेंगे कि सुरेश चौहान के हैं, वो कह रहे हैं मुल्ला को मुल्ला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कटुआ को कटुआ नहीं देखिए, बोलेंगे, आप तो एक क्या आप बोलेंगे? लोग उसको इज्जत देना बंद करें। आप कहिए कि एक भगवा गेंडा है, जर्नलिज्म से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो एक नफरती चिंटू है जो देश में बंटवारे का काम करता है, उसका संविधान से कोई मतलब नहीं, उसका अपने हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं, वो एक बलात्कारी है जिसने 2-3 साल पहले अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की का लगातार बलात्कार करा था। वो एक ऐसा नफरती चिंटू है जिसको तमाम तीर त्रिशूल तलवार बंदूकें रखने की आजादी है। वो मुसलमानों को काटने की बात करता है, वो मुसलमानों की लड़कियों को लेके भागने की बात करता है। आप उसको जर्नलिस्ट कह रहे हैं, तो वो तो कह रहा है, उसको पता है एक कुत्ता पार्लियामेंट में भौं भौं कर रहा था, वो दूसरा कुत्ता कह रहा है हाँ मैं भी वफादार हूं, मैं बाहर भौं 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 करूंगा। तो ये सारे कुत्ते, इनकी बात पर ध्यान मत दिया कीजिए। मैं इनको इंसान भी नहीं मानती, ये नरभक्षी है। इनको लगता था पहले हम दलितों का खून पीते थे, दलितों को हमने अपनी पैर की जूती पे रख लिया, ईसाइयों को इन्होंने किस तरह मणिपुर पे मारा, कोई नहीं बोला। इनको लगता कि अब मुसलमान है जो हमसे डरता नहीं, मुसलमान खुदा से डरता है। तो अब हम मुसलमानों को टारगेट करें, इनमें एक फूट पैदा करें, इनको डराएं, और पार्लियामेंट में जब हम इनको टारगेट करेंगे तो हो सकता है अगली दफा मुसलमान सांसद में जाता हुआ, सांसद बन के संसद में जाता हुआ 100 बार सोचे। आखिरी सवाल है कि अगर आप कुंवर दानिश की जगह होती और इस तरह का अल्फाज उधर से आता, आपका रिएक्शन क्या होता? आपको लगता है कि उसकी इतनी हिम्मत होती 2 कौड़ी के आदमी की, पद्दू सिंह पतौड़ी की, कि वो मुझे कुछ बोलता? अगर वो मेरे बारे में कुछ बोलता या मेरी तरफ देखता भी, इतना तो अल्लाह ने मुझे पावर दी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं औरत हूं तो मैं बुज़दिल हूं, मैं डरपोक हूं, मैं कमजोर हूं, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। उसका गिरेबान पकड़ के ऐसे ऐसे करके पटखनी मारती, अपने डेस्क पे से उठती, उसको जाके वहीं जाके उसकी औकात याद दिला कर आती। चप्पल मैंने पहना हुआ था, उसके सर पे जो आधे बाल है, आधा गंजा है ना, वो उसके सर पे इतने चप्पल मारती कि उसकी आने वाली 7 नस्लें गंजी पैदा होती। मैं कह रही हूँ उवैसी साहब को भी बोलकर दिखाए। उवैसी साहब का कद जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी उनकी शेरवानी है। उवैसी साहब की शेरवानी में वो 2.5 फुट का बौना नफरती चिंटू अपने आप को आइस पाइस धप्पा खेलता हुआ महसूस करता। तो ये लोग टारगेट करते हैं बुज़दिलों का, ये लोग टारगेट करते हैं ऐसे लोगों का जिनको सत्ता का लालच है, टिकट का लालच है। हमें कोई लालच नहीं, ना हमें सत्ता का लालच, ना हमें टिकट का लालच। हम 2 बार टाइम्स नाउ में गए, दोनों बार माइक फेंक कर आए, क्योंकि वहां पर उल्टे सीधे सवाल करेगा। मैं माइक वहीं पर नविका कुमार के शो में उसके मुंह पर मार कर आई हूं। मैं लालची नहीं हूं, ना मैं कोई इस तरह क्योंकि रेंटलों के पैसों में जा रही हूं। तो जहां पर गलत होगा गलत बोलो। मैं मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे यह भी फख्र है कि मैं भारतीय और भारत के हर इशू पे बात करती हूं। चाहे वो मुत्तन शुक्ला जिसने आदिवासी पे मुंह था, सबसे ज्यादा मैंने आवाज उठाई। आप देखिए कि निर्भया कांड हुआ था, उसमें हम बोले। आप देखिए मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ था, उसमें हम बोले। आप देखिए मणिपुर में कांड हुआ, उस पे हम बोले। पहलवान बैठी थी, उसमें दौड़ दौड़ कर मैं जाती थी। किसान आंदोलन पूरे साल बनी रही। तो मुझे फख्र है कि मैं देश के मुद्दों पे बात करती हूँ। मुझे फख्र है कि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। मुझे फख्र है कि मैं अपने संविधान को सबसे ज्यादा पवित्र मानती हूँ, मुकद्दस मानती हूँ।